मैं नागपुर में सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहा था। शायद शेखर जी को याद होगी इस बात को। तो जो डिज़ाइन था कंक्रीट रोड का वो CSR ने बनाया था। वो रोड डिज़ाइन पर उस समय काफ़ी विवाद हुआ था कि रोड इतने जाड़े थे कि ये ज़्यादा कॉस्ट खर्चा कर रहे, क्यों कर रहे हैं। तो इंजीनियर ही थे, जो विरोध में बोलने वाले भी इंजीनियर थे और बनाने वाले भी इंजीनियर थे, और मैं तो पॉलिटिशियन था। मुझे समझ में नहीं आया कि रोड बनाना तो क्या करना। पर आपने इतना अच्छा रोड बना दिया कि 97 के बाद आज 2022-23 में अभी तक एक भी गड्ढा नहीं पड़ा है। पर अब कहानी यहाँ शुरू होती है कि आपने इतना अच्छा क्यों बनाया। क्योंकि अब 25 साल हो जाएंगे। अब मुझे 5 साल के लिए चुनाव लड़ना था, अब 25 साल तो हो गए। अब नागपुर में गड्ढे में नहीं है, रोड पर पूरे कंक्रीट रोड है। अब उसमें अभी मैंने राया रोड बनाया तो L&T से अपना जो अंबुजा सीमेंट है उनसे वाइट टॉपिंग का 6 इंच का रोड बनाया। तो अभी उसकी कॉस्ट एकदम कम है। तो वो डिज़ाइन आपका अच्छा था, पर डिज़ाइन करने वाले बहुत कंजर्वेटिव थे और उन्हें इतना अच्छा बनाया, उससे कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ गई। तो आज ये फ़ायदा भी हुआ है। पर आपको ये मैं अक्सर एक बात कहूँगा कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और इफेक्टिव मार्केटिंग, ये तीनों चारों बातें जब होगी तो ही सक्सेस स्टोरी बनेगी। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है जो रोड सेक्टर से मैं आपके पास आया हूँ कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना है। और ये हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर होते हैं, मैं उनको कभी इंडिपेंडेंट नहीं कहता, डिपेंडेंट इंजीनियर कहता हूँ, क्योंकि हमारे अधिकारियों के इशारे पर ही वो लिखते हैं क्या करना है। तो वो कभी कोई टेक्नोलॉजी को परमिशन नहीं देता। अभी बहुत सी चीज़ों को मैं फॉलोअप करता हूँ, तो कोई भी नई बात आउट ऑफ बॉक्स प्रूवन होने के बाद भी आज ड्यू टू वेरियस रीज़न, उनका भी दोष नहीं है, उसको स्वीकार करने के मूड में सिस्टम में लोग नहीं होते। अभी आप कह रहे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर ये योजना बनाने के लिए कहा था। तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और उस समय हमने लिखा था कि प्लास्टिक को यूज़ करना चाहिए। तो अरुणा शर्मा करके ग्रामीण विकास विभाग में सेक्रेटरी, और अभी जो अलका शर्मा है, अलका उपाध्याय, वो भी उस समय वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी थी। तो उन्होंने जिद्द से वो किया। पर कहीं दिल्ली के रोड को बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट इंदौर से लाई। इसका कारण टोटल इसमें जो सिस्टम में एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन चाहिए, उसका अभाव है। मैं गोखले साहब आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पेटेंट रजिस्ट्रेशन होना इज नॉट द एंड ऑफ सब्जेक्ट। जब तक पेटेंट कमर्शियलाइजेशन नहीं होता, आम जगह पर वो यूज नहीं होता, तब तक वो सब्जेक्ट खत्म नहीं होता। आपके यहाँ पेटेंट रजिस्टर होकर वो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में चला जाता है। तो ये बहुत से पेटेंट जो है उसका कमर्शियलाइजेशन होने तक आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपको देखना होगा। और अब हमारे यहाँ IRC भी है। मैं IRC के बहुत फंक्शन में जाता हूँ। इंजीनियर्स पति पत्नी और परिवार के सहित कभी श्रीनगर, कभी ऐसी जगह पर IRC होती है। मैं बहुत बार उनको कहता हूँ कि 25-30 करोड़ मैं देता हूँ, आप IRC के इंस्टीट्यूट बनाओ, रिसर्च करो, उसके लिए कोई सेंटिटी अच्छा कोई काम होगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे। और उसके लिए बहुत बड़े प्रमाण पर जितने रिसर्च आपने की है, अभी 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। एक झोजिला टनल, 4 बार इसका टेंडर निकला था, काम नहीं हो पाया, और आखिर टेंडर की कॉस्ट, टनल की कॉस्ट 12,000 करोड़। अब
मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, पर मुझे लगा ये कॉस्ट क्यों इतनी बढ़ती है। फिर मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस उसका प्रेजेंटेशन दिया, और फिर मैंने कहा आप ऐसा करिए कि एसोसिएम को उस समय हमने चुना और 1 साल तक एक वर्कशॉप किया और चलता रहा कि टनल में क्या करना, विच आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उनको बुलाया, सक्सेसफुल प्रैक्टिस जिनकी है, और स्टडी किया। फिर मेरे पास रिपोर्ट आया, फिर मैंने उसमें ये कंडीशन डालो, ये मत डालो, थोड़ा सा आग्रह से। जनरली मैं टेक्निकल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। और फिर अगर टेंडर निकला 5वीं बार, तो 12,000 करोड़ का काम हमारा 5,500 करोड़ में हुआ, और ये 5,000 करोड़ बच गए। दूसरा, मैं एक बार आसाम में माजुली में गया, सोनोवाल चुनाव लड़ रहे थे। जब से हवाई जहाज से मैं उतरा तब से मुझे बोल रहे थे वो मेरा ब्रिज जाहिर करो, या वो ब्रह्मपुत्रा में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत नहीं पाऊंगा, 1.5 लाख फुट माजुली में रहते हैं। तो मैं बोला ये इतना ब्रह्मपुत्र समुद्र जैसे ये कैसे ब्रिज बनेगा, तुम कैसी बात करते हो। तो मुझे उसने इतना इमोशनली ये किया कि तुमने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, आपको जो करना करो, देखो ऐसा ऐसे बोलने लगा। मेरे भी समझ में नहीं आया क्या करना। तो मैं आखिरी जब गया तो मैंने घोषणा कर दी कि ये ब्रिज बनाएंगे, वो चुनाव जीत गया। वापस आया तो डीजी ने कहा कि ये ब्रिज सर मुश्किल है, इसको 6,500 करोड़ लगेंगे। फिर मुझे ये मलेशियन टेक्नोलॉजी का, मैंने वहाँ हमारे कंसल्टेंट आईआईटी के मुंबई के रवि सिन्हा सबको आखिर मलेशिया भेजा, और स्टील फाइबर को यूज़ करके 120 मीटर तक नीचे में पियर बनाने की ज़रूरत नहीं। अभी हमारा 30 मीटर पे ब्रिज में होता है, तो टेक्नोलॉजी प्रूव हो गई। फिर मैंने कहा कि इसको बदलो, काफ़ी चेंज किया। अभी टेंडर निकला तो यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने 650 करोड़ में लिया। तो मेरा आपसे पहला अनुरोध है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करना चाहिए। और मेरा प्रामाणिक मत है कि हमारी कॉस्ट जो है बहुत एग्जैगरेटेड है, इसलिए कि हमारे डिज़ाइंस बहुत कंजर्वेटिव है और टेक्नोलॉजी का उपयोग ही नहीं होता। आपने जैसे स्लैग की बात की, मैं एक अमेरिका, हमारे यहाँ के इंडियन इंजीनियर को ऑस्ट्रेलिया में जोशी, विजय जोशी करके हैं, उन्होंने इसमें एयर स्ट्रिप बनाई, उनको वहाँ बेस्ट अवार्ड मिले। उनको मैंने इतने बार लाया, इतने बार मिलाया, पर हमारे लोगों ने उनको भगा दिया। वो बेचारे बोले कि मुझे कुछ पैसा भी नहीं चाहिए, मैं फुकट में बोलता हूँ, तो भी भगा दिया। वो थक गए, मैं भी थक गया बोलते बोलते। फिर मुश्किल से स्लैग लेने के बारे में ऑर्डर निकला। अब मैं नाम नहीं बताता, देश के बड़े बड़े स्टील वाले मेरे पास आए, हमारे पास पड़ा हुआ है वेस्ट मटेरियल, हम फ्री ऑफ चार्ज दे देंगे। जैसे हमने चालू किया, उनने पैसा मांगना शुरू किया कि वेस्ट मटेरियल हमको पैसा दो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये अल्टरनेटिव, जितने कंपटीशन होगी, अल्टरनेटिव लोगों के पास होंगे, तब तक नहीं होगा। और मैं पहली रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि देश की इकोनॉमी में 2 चीज़ों के अल्टरनेटिव तुरंत बनाने चाहिए, एक सीमेंट के और स्टील के। अल्टरनेटिव बन जाएंगे तो फिर जमीन पर चलेंगे सब, नहीं तो रेट बढ़ते जाएंगे। जा रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट ने ऊपर देखिए, आपको अगर उचित लगे तो ट्राई करके देखिए कि स्टील के बजाय प्रीकास्ट का भी हमने मैंडेटरी किया है, क्योंकि उससे पोल्यूशन भी होता है। तो स्टील प्रीकास्ट में स्टील फाइबर यूज हो सकता है क्या? अभी ये टायर हमारे यहाँ जो रबर के टायर थे, इसको इंपोर्ट करने के लिए बंदी थी। फिर रबराइज बिटुमिन करने के लिए मैंने एनवायरमेंट मिनिस्टर को लिखा कि दुनिया का वेस्ट बुलाओ, गाड़ियां होंगी, ऑटोमोबाइल वेस्ट लाओ, रबर का लाओ, क्योंकि इससे वैल्यू एडिशन होगा जो देश के लिए रोजगार क्रिएट करेगा और हमें इकोनॉमिकली निश्चित रूप से वर्ल्ड मार्केट में हम कॉम्पिटेंट बनेंगे। तो मुझे लगता अभी उन्होंने अनुमति दी, अब रबर मिल रहा है। हमारे यहाँ कोई भी गाड़ी को बराबर वो पंक्चर करने वाला होता है। अभी तक अलका जी आई तो उन्होंने सब काम किया, तो अभी उनका मेरा एक मत है, मैंने इसको मैंडेटरी करो। तो मैंने आपको एक सुझाव दिया, वो हमें बना के दो कि हॉट मिक्स प्लांट जो हम अभी, आप सबसे अच्छा उदाहरण देखना तो दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाओ, 3 पैकेज पे मैं गाड़ी पे घुमाऊं, 3 पैकेज की रोड क्वालिटी अलग है।
और एक जगह क्वालिटी बेस्ट है। तो मैंने पूछा ये बताओ क्यों कारण है। कॉन्ट्रैक्टर डर गए। मैंने बोला तुमको दिखाता हूँ कैसा खराब किया तुमने, तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं। बोले मैं सुधारता हूँ। तो उसका कारण एक जीआर इंफ्रा का रोड की क्वालिटी अलग थी और बाकी ठीक नहीं थी। इसका कारण हमने उनको स्पेसिफिकली करके बताया कि हॉट मिक्स प्लांट ऐसा होगा, अगर रबर डालना है 10% तो उसका फॉर्मूला ये होगा, उसमें इस ग्रेड का बिटुमिन यूज होगा और ग्रेडर ये होगा, इसने टन पे इतना डालो आप, प्लास्टिक होगा तो इतना प्लास्टिक पर इतना डालो, पूरा सर्टिफाइड करके एक पूरा प्लांट ही ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा अगर ऑर्डर नहीं, उसी ग्रेड का बिटुमिन हम यूज करेंगे तो नेचुरली क्वालिटी सुधरेगी और वेस्ट मटेरियल को यूज भी किया जाएगा। अब एक्चुअली कॉस्ट में इतना फायदा है कि वेस्ट प्लास्टिक 15 रुपए किलो या 20 रुपए किलो मिलेगा और बिटुमिन तो 45 रुपए के ऊपर है, तो कॉस्ट में 10% तो इकोनॉमिक्स है ही उसमें। तो कहीं ना कहीं कुछ बातों के लिए आपने हमको रिकमेंड किया, हमने वो कमर्शियली उसका इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, तब तक उन सब्जेक्ट का फॉलोअप अगर आप नहीं करोगे तो पेटेंट मिली हुई टेक्नोलॉजी फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट में रहेगी, उसका समाज को देश को उपयोग नहीं होगा। इसको जैसे वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाला हमारे यहाँ कंसेप्ट है, वैसा वो लास्ट स्टेज तक उसको पहुंचाना, इसका फॉलोअप आप जरूर जितेंद्र सिंह जी और आपके मिनिस्ट्री के द्वारा करिए तो इसका फायदा होगा। एक सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में भी अभी एग्रीगेट और इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उसमें अलग अलग प्रकार के जगह पर हमने सॉइल स्टेबलाइजेशन का काम अभी शुरू किया है, सक्सेसफुल भी हुआ और उसके ऊपर भी रिसर्च करने की काफ़ी आवश्यकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम आरओबी के लिए हमको फाइनेंस मिनिस्टर ने 1650 करोड़ दिए है, तो हम 16,000 करोड़ के आरओबी बना रहे हैं। तो सब स्टेट से अभी प्रपोजल ले रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये रेलवे लाइन के बीच में जो पियर खड़ा करना पड़ता है, तो 4 लेन हो, 8 लेन हो, 10 लेन हो, 120 मीटर के नीचे ही होगा। तो दोनों जगह पर अगर हम बीच का निकाल देंगे तो रेलवे का लफड़ा एकदम 80% कम हो जाएगा और दोनों वजह बनाकर ऊपर वाला जो है वो हम स्टील फाइबर में कास्ट करें तो हमारा कॉस्टिंग भी बचेगा। और फिर मैंने हमारे सेक्रेटरी और हम बैठे और मैंने कहा कि आप एक जिले में 6-6, 8-8 का पैकेज निकालो ताकि वहाँ प्री कास्ट की फैक्ट्री लग जाए। अभी जो जिसने फैक्ट्री लगाई वो मलेशियन टेक्नोलॉजी पर पूना में, वो अभी पूरे महाराष्ट्र में दूर पर तक प्री कास्ट करके वो इतनी अच्छी क्वालिटी है, वो उसको वहाँ से दूर से ट्रक से भेज रहा है। फिर मैंने उसको कहा डीजल ट्रक पर क्यों भेजता है, तू एलएनजी ट्रक पर भेज, तो कॉस्ट तेरी 40% और कम हो जाएगी। तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर लोग स्वीकारने के लिए तैयार हैं, पर मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा और एक बात इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस रिलेटेड विद द डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारी अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी में बात चलता है, वैसा एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से डायलॉग ही नहीं है। तो एक ही सब्जेक्ट में जो रिसर्च कर रहा है वो अगर सब एक बार मिलेंगे तो उसमें से अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट में अच्छी बात आ सकती है। अभी आप इसमें मेन ये होने के कारण अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये फ्यूचर है। और ऑटोमोबाइल में बहुत फास्ट हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाले 250 स्टार्टअप हुए। अभी लिथियम आयन बैटरी का ड्रोन थे तो मैं पीछे पड़ा, भाई लिथियम वो तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आप ये फ्लेक्स इंजन पे करिए, इथेनॉल पर चलाइए। तो स्वाभाविक रूप से अभी मुझे मेरे एग्रीकल्चर में अभी इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन का ड्रोन मिला, हमने स्प्रेइंग किया, बहुत फायदा हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नीड बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। हमारे पास कौन सा वेस्ट है उसके आधार पर अगर आपका रिसर्च होगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो कहाँ का रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज अलग अलग है। अभी परली है, अभी इंडियन ऑयल ने परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमिन का प्लांट अभी पानीपत में डाला है। मुझे पता चला आपने भी अच्छा रिसर्च किया। अभी इंडियन ऑयल भी भारत से, यही आपसे आगे हूँ, मैं भी एक
4 दिन पहले उनके यहाँ भी था 3-4 घंटे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे रिसर्च किए। तो आप और उनके बीच में भी अगर चर्चा होगी, मुझे याद है कि एक मैं साइंटिस्ट ने ऊपर एक बार मैं पढ़ रहा था, तो रशिया में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू एक साइंटिस्ट ने पेट्रोल के बराबर की थी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गेम चेंजर है। तो मैं अपने एक रिटायर्ड केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, मेरे मित्र थे ऑर्गेनिक में, मैंने बोला तुम ईमेल डालो इनको, देखो तो कौन है क्या है। तो उसने कहा कि मैं प्रेजेंटेशन के लिए आता हूँ। हमने प्रेजेंटेशन लिया, लेने के बाद मैंने प्राज वाले हमारे मेरे मित्र चौधरी जो इथेनॉल में लीडर है उनको बोला कि भाई ये, बोले नितिन जी इट्स इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तो भी संभव होने वाली बात है। तो मैंने उनके बोलने के बाद पीछा नहीं छोड़ा। मैंने इंडियन ऑयल के राम कुमार और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को एक बार घर बुलाया। मैंने बोला मुझे लगता है कि ये जो है इसको आप प्रेजेंटेशन लो, लेट अस ट्राई, देखो क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मुश्किल लगता है पर हम लोग करेंगे। उन्होंने 3 महीने ट्रायल ली और उन्होंने अब ये कहा कि ये बात ट्रायल सिद्ध हो गई और ये प्रूवन है दैट 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 250 ml ऑफ इथेनॉल, और कैलोरिक वैल्यू सेम होगी तो 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर इथेनॉल। इथेनॉल का रेट 60 रुपए और पेट्रोल का 120 रुपए। अब फ्लेक्स इंजन आ रहा है तो सबके पैसे बच जाएंगे। तो अभी वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ऐसी बहुत सी बातें ऐसी कि जो हमारे मटेरियल साइंस में, वेस्ट मटेरियल में इधर उधर करके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल कम करना चाहिए। और प्रीकास्ट में भी मुझे मालूम नहीं पर फाइबर ही होता है। तो मैं एग्रीकल्चर से हूँ, तो बांबू का फाइबर कंक्रीट में डाल के भी टेस्टिंग करा के देखिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बांबू इज द बेस्ट मटेरियल। एक भीमा बांबू है कर्नाटक का, वो 1 एकड़ में 100 टन 150 टन होता है। तो किसानों, अभी एक आपका ये जो क्रैश बैरियर है, मैं पीछे पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वदेशी भी हूँ और किसान और रूरल इकोनॉमी के बहुत फेवर में रहता हूँ। और स्टील और सीमेंट का तो मुझे क्रूज ही कम करना है। मैंने उनको बता के रखा है कि तुम्हारा जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर एजेंडा पे का, तो मैंने उसको बांबू क्रैश बैरियर बनाया छत्तीसगढ़ में एक ने, और अभी वो इंदौर के टेस्टिंग ट्रैक के लिए गया है, बहुत सुंदर बना। अब बांबू का बनेगा तो हमारे किसानों को पैसा मिलेगा, इनका स्टील क्यों हम उसको यूज करें, और सस्ता भी है। तो ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, ये जो साउंड बैरियर है, अभी एक्सपेंशन जॉइंट की बात की आपने, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक ब्रिज बनाया वीटी स्टेशन से जे हॉस्पिटल तक। अब कभी आज वो ब्रिज बनकर 20 साल हो गए, और श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट हैं, हांगकांग में मुझे मिले थे, फिर लंदन में रहते हैं, अभी शायद वो उनका एज बहुत हो गया, तो मैं बाद में वर्ली बांद्रा में भी उन्हीं को लाया था। तो आज भी जाइए आप मुंबई में, वीटी में तो उतरना ही पड़ता है आपको। मैडम आज भी पेट का पानी नहीं हिलता। मेरे घर के सामने तो पूरा डाइजेशन कर देता है, इतना अच्छा बना है। यानी आज वो जब भी आप नागपुर आएंगे तो एक बार एयरपोर्ट से आपको जाना ही पड़ेगा, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो मैंने अभी तक, मैंने किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर अभी तक करोड़ों के काम हुए, 50 लाख करोड़ के हुए हमारे, पर अभी तक मुझे एनएचआई में तो भी सही एक्सपांशन जॉइंट नहीं मिले। अब वो क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। मैंने बहुत पहले, मुझे सहारनपुर में कोई ये छोटे लोगों से एक्सपांशन जॉइंट बनते थे, अब वो आपको रिसर्च करना है, पर अभी तक तो नहीं मिला। और वो एक बोलता है ऐसी सिस्टम चाहिए, दूसरा बोलता होता है इंजीनियरिंग में भी वहां पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। तो सब वो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ये एक्सपांशन जॉइंट का जरूर सोल्यूशन आप निकालिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करने में, जैसे अरुणाचल में एक हाईवे था, वो 2000 किलोमीटर है चाइना बॉर्डर पे जाता, ट्रांस अरुणाचल। अब मैंने उनको कहा यहाँ तो कोई अभी वो कोई भी ब्रिज बनाते, रोड बनाते तो 100 टन का रनगाड़ा जाएगा ऐसा समझ के डिजाइन करते। तो मैंने बोला आप जब तक अभी तक जिंदगी हो कभी रनगाड़ा के आया इस ब्रिज पर देखा कर? बोले नहीं, इतना हेवी डिजाइन क्यों बनाते हो? नहीं, बोले लिखा है, बोले ऐसा। मतलब बोला किसी के घर का पैसा जाता नहीं तो डिजाइन हेवी बनाता है। तो ये
उसने मुझे कहा 20 करोड़ पर किलोमीटर। तो मैंने कहा 2 करोड़ पर किलोमीटर होगा क्या हाईवे? ये पूरे सॉइल स्टेबलाइज करके हम कच्चा बनाए और उसमें 1 इंच का बिटुमेन सरफेसिंग करें। वहां इतना हेवी ट्रैफिक नहीं है चाइना बॉर्डर पर, क्यों पैसा खर्चा करें? तो एरिया टू एरिया वी नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्टली सोल्यूशन फॉर दैट, और वो आप निकाल सकते हैं। और अभी बहुत अच्छा, जैसे आज ये मशीन का उद्घाटन हुआ, आप एक करिए, मैं भी लिखूंगा। ये मशीन अगर नगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खरीदती है तो यूडी मिनिस्ट्री को बोलो कोई स्कीम खोल के और इसका कमर्शियलाइजेशन करके अगर हर कॉरपोरेशन लेगी तो गड्ढे ही नहीं रहेंगे। मैं तो आज ऐसी स्थिति है, मैं एक रैली में जा रहा था तो बहुत लोग हमको देख रहे थे, तो मेरे बाजू में बैठे नेता ने कहा आप बहुत पॉपुलर हो। बोले हर स्कूटर वाला देखो, बोले वो आपको देखते हुए जा रहा। मैंने तू गलत है, वो इसलिए देख रहा है कि वो उसकी पत्नी पीछे बैठी है और रोड में इतने गड्ढे, वो देख रहा बार बार पीछे मुड़कर ये है कि गिर गई। मेरे तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि इतने गड्ढे कई जगह कारपोरेशन नगर परिषद में है कि बहुत प्रॉब्लम, और ये मशीन उसके लिए वरदान हो सकती है। पर ये यूडी मिनिस्ट्री तक अगर इसका स्कीम बन जाए और इसका कमर्शियलाइजेशन हो जाए तो मुझे लगता है ये बहुत उपयोग का होगा हमारे लिए। प्रीकास्ट का अभी हमने मैंडेटरी किया है। प्रीकास्ट में स्टील फाइबर का आप करेंगे तो रोलिंग मिल के स्टील की जरूरत ही नहीं। अगर आज हमने अगर ये फाइबर व छोटा छोटा निकालने की यूनिट लग जाएंगे तो स्टील की कीमत सस्ती हो जाएगी, वेस्ट से वो फाइबर निकाल के दे देंगे तो उसकी कॉस्ट स्टील की कम हो जाएगी। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि स्टील का भी मटेरियल, अभी हमारे पास वो ग्लास फाइबर का स्टील आया, तो मैं भी वो फाइल जल्दी साइन करने वाला हूँ। सब ने कहा है कि ये पॉजिटिवली है, मैंने बोला अल्टरनेटिव तैयार करो। जितने मटेरियल के लिए अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो उसका फायदा ही होगा। और आपने बहुत ही अच्छा प्लास्टिक का, रबर का जो किया है, इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब मुझे पता नहीं आप टनलिंग में भी आपके यहाँ कुछ काम होता है या नहीं। अब टनल हम 2.5 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं और इसलिए टनल में भी काफ़ी मशीनरी इंडिजिनस बने, ये भी हम कोशिश करें। और मैंने अभी कहा है कि जो इंडिजिनस मशीनरी खरीदी करेगा उसको हम लोग एडवांस देंगे, कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे ताकि वो खरीदी करे। तो मुझे लगता है कि हमारी नीड बेस्ड रिसर्च और रीजन बेस्ड रिसर्च और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बेस पे अभी परली। और एक बात आप सोचिए कि परली से बिटुमिन बना रहे हैं, मैं परली से बायो एलएनजी और बायो सीएनजी बना रहा हूँ, मेरा भी प्लांट अभी शुरू ओपन होगा। तो एक इकोनॉमिक्स देखिए कि कौन से मटेरियल से क्या बनाने में इकोनॉमिक वायबिलिटी है। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इसके साथ हमारा संबंध नहीं, पर विदाउट इकोनॉमिक वायबिलिटी वो रिसर्च काम का नहीं। आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है और इकोनॉमिक वायबिलिटी है, तो नेचुरली वो लोग एक्सेप्ट करते रहेंगे। और बहुत खुशी हुई है, आपके काफ़ी रिसर्च का अच्छा काम हो रहा है। और थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिस है रिगार्डिंग रोड रिसर्च, ब्रिज रिसर्च, अभी ये आपको याद होगा नेशनल हाईवे पर मुंबई गोवा रोड पर एक सावित्री नदी पर पुल था, ऐसे ही उसका कुछ हुआ नहीं, पुल गिर गया बाढ़ में और 100-125 लोग मर गए, पानी में बह गए। फिर 6 महीने में ब्रिज वो बनाया हमने, पर लोग गए, वो चले गए। अब मैंने एक ब्रिज के लिए पूरा ब्रिज का सर्वे करके कोई 89,000 ब्रिजेस की जानकारी लाई, पर गवर्नमेंट स्कीम में ब्रिज का लाइफ है ही नहीं कुछ। अब जो अंग्रेज है हमारे यहाँ से गए, वो पत्र लिखते हैं कि ये ब्रिज हमने बनाया था, इसका लाइफ खत्म हो गया। तो उनके पत्र आते थे, अब हमारे यहाँ न्यूज आती है अखबार में कि ये ब्रिज का डेट खत्म हो गई, अब क्या करना। पर हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है कि हमारे ब्रिज का लाइफ कितना है, उसका क्या हुआ है, उसका टेस्टिंग हुआ है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कुछ हो नहीं पाया। और जहाँ सावित्री ब्रिज के बाद अब लगता है बहुत से ब्रिज गिर रहे हैं। अभी परसों बिहार में ब्रिज गिर गया, तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ, नहीं हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम IAS ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा, कुछ ना कुछ गलती होगी। तो मुझे लगता है कि अभी परफेक्शन के तरफ जाते समय विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, यूजिंग ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल बट बेस्ट क्वालिटी को तैयार करना,
इस पर ही आपका इम्पोर्टेंट रोल है और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो गलतियां होती है। डॉक्टर साहब एक करिए, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, जो बात वीके सिंह साहब ने कही।